बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक। नाज़रीन और किसान भाइयों, ये मेरी खुशकिस्मती है कि जदीद दौर में जदीद वसाइल से हम आरास्ता हो चुके हैं और आज हर काम करना, मालूमात को कम्युनिकेट करना बहुत आसान हो गया है। अब ये उस पर डिपेंड करता है, करने वाले की तलब पर पता लगता है और उसकी जुस्तजू पर लगता है कि वो कितना कहाँ तक पहुँचेगा। अब मोबाइल पर और नेट पर आपकी पास मौजूद है, बटन दबाइए और जो आप लेना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, आपको सबका हल मिल जाएगा। हम भी अपने मवेशी पाल किसान भाइयों के लिए ऐसे ही टॉपिक्स पर, ऐसे ही मौज़ूआत पर जो उनके लिए इल्म के हवाले से बेहतरीन हो तो वो करते हैं। आज हमारा जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर हाफिज मोहम्मद ज़किया साहब हैं, वो जवाद इम्पैक्ट्स इंटरनेशनल में मतलब सर्विसेज फराहम करते हैं और लाइफ स्टॉक फार्मर्स को ही डील करते हैं। आज हम वहाँ पर ये देखेंगे कि वो फार्मर के लिए वो क्या मशवरे देते हैं कि छोटा फार्मर, छोटा लाइफ स्टॉक फार्मर छोटे जानवरों को पालता है, बड़े को रखता है, उसको क्या कुछ करना चाहिए और दो लोग क्या नहीं करते। ये सब चीज़ें आज मौजूद सुखन होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब पहले तो मेरे फार्मर्स को अपना पूरा तारुफ करवाइए जरा। जी बहुत शुक्रिया अख्तर फारूक भाई। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़किया काशिफ है। मैं जवाद इम्पैक्ट्स इंटरनेशनल में एज ए बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ। जवाद इम्पैक्ट्स में काम करने का इस पोजीशन पे जो ज़िम्मेदारी है वो जो हमारे पाकिस्तानी किसान भाई हैं उन तक वो तमाम चीज़ें पहुंचाना जो इस वक्त जो मॉडर्न डेयरी फार्म है उसमें दरकार है। मॉडर्न डेयरी फार्मिंग की तरफ एक छोटे फार्मर से लेके बड़े फार्मर को राग़िब करना, ये मेरी अभी कह लें कि ज़िम्मेदारियों में शामिल है। इसमें हम छोटे फार्मर, हमारे जो छोटे भाई हैं किसान फार्मर हैं, उनके पास भी हम जाते हैं और जो हमारे कॉर्पोरेट फार्मर्स हैं उनके पास भी हमारा इस सिलसिले में जाना होता है। यहीं पर अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते, जैसे आपका की जिम्मेदारी ये है कि उन तक मालूमात पहुंचाना, उनको अपग्रेड करना, जदीद फार्मिंग की तरफ लाना। जी बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि जो छोटे फार्मर हैं और बड़े फार्मर, लाइफ स्टॉक फार्मर्स खुसूसी तौर पर पाकिस्तानी जितने भी हमारे किसान हैं, वो क्या गलतियाँ करते हैं अपनी फार्मिंग करते हुए लाइफ स्टॉक में? हमारे जो किसान भाई हैं हमारे, चाहे वो छोटा फार्मर हो या एक दरमियाना फार्मर हो या उससे बड़ा फार्मर हो, वो जो बुनियादी गलतियाँ करता है, पहले तो हम इसको देख लें कि हम फार्मर को किस नज़रिए से देख रहे हैं। आया हम उसको गोश्त की पैदावार करने वाला फार्मर समझते हैं उसे, या वो दूध की पैदावार में? तो अगर आप उसको दूध की पैदावार के लिहाज से देखेंगे तो हमारे जो छोटे फार्मर हैं या दरमियाने हैं या एक हाई प्रोड्यूसर्स हैं, जो बुनियादी गलती हमने आम देखी गई है, हमारे जो पाकिस्तानी किसान भाई हैं वो ये करते हैं कि जब वो पूरे दिन में जानवर के साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरे उसके साथ एक उन्हीं की तरह एक उस माहौल में उनके साथ एक जफाकशी कर रहे हैं, उनके साथ एक मेहनत कर रहे हैं, उस सारी मेहनत में जब दिन गुजरता है तो उस वक़्त वो ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाते कि हमने अपने जानवर को एक दिन में दूध लेने के लिए उसको कितना खर्च उससे किया और हमने उसमें कितना हमें दूध मिला। आम अल्फाज में मैं आपको समझा दूं कि कॉस्ट पर लीटर एक लीटर दूध पैदा करने पे जो खर्चा होता है, एक हमारे छोटे किसान भाई का हो या बड़े का, इसमें सभी आ जाते हैं। इस तरफ तवज्जो बहुत कम है हमारे किसान भाइयों की। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं किसी वक्त बात करूंगा। यहाँ पर मुझे ज़रा ये बताइएगा, क्योंकि मार्केट में जवाद इम्पैक्ट्स इंटरनेशनल का एक मयार है, उसका एक यही मयार है कि सच बोलना है, दो नंबर काम नहीं करना, फ्रॉड नहीं करना, क्वालिटी को बरकरार रखना है। यहाँ पर इसी को मद्देनजर रखते हुए आप मेरे फार्मर्स को आपने दो चीज़ें बताई हैं, एक मिल्किंग का कारोबार करना है और एक फैटनिंग का कारोबार करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बड़ा छोटा फार्मर है वो फैटनिंग की तरफ ज्यादा रुझान करता है, छोटे समय से वो शुरू कर सकता है। आप जरा उनको बताइए कि क्या कुछ उनको करना चाहिए फैटनिंग के हवाले से। फैटनिंग के हवाले से मैं आपको मुख्तसरन बताता चलूँ कि जो हमारे किसान भाई एक अपने फॉर्म को
गोश्त की पैदावार में आगे लेकर चलना चाहते हैं तो बुनियादी दो तीन चीज़ें हैं जो उन्हें करने की ज़रूरत है। सबसे पहले उनका जो भी जानवर है उनको उन्होंने उसको बांधना नहीं, खुला जो है ना उसको ओपन एरिया देना है जिसमें वो चल फिर सके। दूसरा, पानी की वाफर मिकदार चाहिए होती है, पानी उनके पास हर वक्त एक मौजूद हो। जब जानवर आपने खुला छोड़ा होगा, उसको बांधा हुआ नहीं होगा, तो जैसे ही उसको पानी की तलब होगी वो उसी वक्त जाकर पानी पी लेगा। हमारे आम किसान भाई इसमें गलती ये करते हैं कि उस जानवर को जो गोश्त वाला होता है उसको बांध कर रखते हैं, उसको पानी की जब ज़रूरत महसूस होती है तो वो उस फॉर्म पर मौजूद जो लेबर है वो मौजूद नहीं होती, जिस वजह से जब जानवर को पानी की ज़रूरत है उस वक़्त उसको पानी नहीं मिला और इस वजह से जानवर के वज़न में, जानवर की जो ग्रोथ है उसमें, हर चीज़ में कमी आना शुरू हो जाती है। जानवर का जो बॉडी कंडीशन स्कोर होता है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। उसकी जो जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है जब वो उसमें कमी होगी तो जानवर के तमाम पहलू उस पर असरअंदाज होंगे। ठीक है, जवाद इम्पैक्ट्स इंटरनेशनल की नुमाइंदगी करते हुए आप फार्मर को ये भी ज़रा गाइड कर दीजिए कि फैटनिंग के हवाले से क्या कट्टे ज़्यादा बेहतरीन मतलब फैटनिंग करते हैं, गोश्त देते हैं, या बछड़े ज़्यादा देते हैं? आप इस बारे में आपकी क्या राय है? जवाद इम्पैक्ट्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गोश्त की पैदावार के लिहाज से जो जानवर आपको वही जानवर ज़्यादा अच्छा लगेगा जिसकी जो ग्रोथ है वो फास्ट हो, जिसके अंदर वज़न हासिल करने की क़ुव्वत ज़्यादा हो। तो इसमें जो हमारे आम प्रैक्टिस पाई जाती है वो बछड़े की फार्मिंग ज़्यादा ग्रो कर रही है। उसके साथ साथ कट्टों की जो कट्टे होते हैं उनकी फार्मिंग में भी काफ़ी हद तक तवज्जो दी जा रही है। अब इस सब प्रोसेस को, इन दोनों नस्लों को बढ़ाने के लिए, दूध की गोश्त की लाइन में लाने के लिए एक पूरी एक साइंस को समझने की ज़रूरत है। उस जानवरों के पूरे दिन की ज़रूरत को समझने की ज़रूरत है कि जानवर को पानी कितना दरकार है, जानवर को खुराक कितनी दरकार है, जानवर को का जो अभी जैसे मैंने बताया कि उनको आपने खुला छोड़ना है, खुला रखना है, वो कितना उसकी गोश्त की पैदावार पे ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब ज़रा मुझे, मेरे नाज़रीन को, किसानों को ज़रा ये भी बताइए कि क्या सर्दियों में और गर्मियों में बछड़े ज़्यादा वज़न करते हैं, कट्टे ज़्यादा वज़न करते हैं, या मतलब इस वाले से ज़रा दोनों के कि सुना है कि गर्मियों में जो कट्टे हैं वो ज़्यादा वज़न देते हैं और बछड़े सर्दियों में ज़्यादा वज़न देते हैं, इस वाले से ज़रा बताइएगा। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। अगर हम इसको गर्मियाँ या सर्दियाँ इसको निकाल के सिर्फ जानवर के ऊपर ही की तरफ तवज्जो दे लें, हमारी जो हमारी मेहनत है, चाहे वो कट्टों पे हो चाहे बछड़ों पे हो, अगर आप इनको पूरा साल एक तरतीब से, एक शेड्यूल के मुताबिक उनकी खुराक, उनका पानी, उनकी तमाम ज़रूरियात को अगर आप पूरा करते हैं तो आपको इन दोनों से अच्छी गोश्त की पैदावार मिलेगी। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर जरा बताइए, खुराक के हवाले से जब आपने बात की, क्या उनको फैटनिंग के लिए सब्ज़ चारा है बेहतर होता है या बनी बनाई जो खुराक हैं, वंडा है, साइलेज हैं, ये चीज़ें, दोनों में से कौन सी बेहतर है? सर, गोश्त की पैदावार लेने के लिए अब जो मार्केट में ये चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं कि एक बना बनाया फार्मूला उनको खिलाया जाए जिससे गोश्त की पैदावार ले ली जाए। उसमें हम ये नहीं कहते कि वो गलत है, लेकिन आपके जानवर को जो बुनियादी ज़रूरत होती है वो सब्ज़ चारे की होती है। सब्ज़ चारा पाकिस्तान में पूरे साल मौजूद नहीं होता, तो जब उस सब्ज़ चारे की कमी होती है तो उस गैप को अब पूरा करने के लिए ये जो आपको गोश्त बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वंडा मार्केट में इस्तेमाल हो रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, तो वो जानवर को खिलाए जाते हैं। आम रूटीन में भी इनका इस्तेमाल है और सब्ज़ चारे के साथ भी इनका इस्तेमाल मौजूद है। यहाँ पर मेरे किसानों को ज़रा ये भी बता दीजिए कि जवाद इम्पैक्ट्स इंटरनेशनल एजेंसी है वो जानवरों के लिए क्या क्या सर्विसेज फराहम करती है खुराक के हवाले से? जवाद इम्पैक्ट्स इंटरनेशनल इस वक्त लाइव स्टॉक में जो काम कर रही है उसमें जानवरों का एक जो सबसे मेन एलिमेंट होता है उनका फीड एडिटिव्स का, उसको कवर अप कर रहा है। हमारे जो
चारा दिया जाता है उसमें, या जो हमारे यहाँ वंडा दिया जाता है उसमें वो तमाम वाइटामिन्स या मिनरल्स मौजूद नहीं होते जो जानवर को ज़रूरी दरकार होते हैं। जानवर की ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपके वंडा या आपके सब्ज़ चारे में वो तमाम चीज़ें नहीं होती। तो उसके ऊपर जवाद इम्पैक्ट्स इंटरनेशनल ने एक मॉडर्न डेयरी फार्मिंग जिस बेस पर चल रही है, एनआरसी मतलब न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ कैटल, इस बुक से ये एक किताब है जिसमें मॉडर्न डेयरी फार्मिंग को फॉलो किया जाता है। हमारे पाकिस्तानी किसान या इंटरनेशनली किसान इस किताब को देखते हुए उस जानवर को उसके विटामिन्स की, उसके मिनरल्स की, उसके माइक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स, उसको यीस्ट या टॉक्सिन्स, उनकी जो ज़रूरत दरकार होती है उनके उस हिसाब से इस किताब को फॉलो किया जाता है। तो जवाद इम्पैक्ट्स इंटरनेशनल ने इस एनआरसी किताब को स्टडी करते हुए एक फार्मूला डिज़ाइन किया है जिसके ऊपर जानवरों को, अगर आप अपने छोटे बच्चों को खिलाते हैं या अपने दूध वाले जानवरों को खिलाते हैं तो उनकी ये जो एक दीवार की मानिंद चीज़ें होती हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, ये पूरी हो जाती हैं। क्या आप छोटे जानवरों के लिए जो नौज़ायदा होते हैं, कट्टे, बछड़े वगैरह, इनके लिए कोई कॉफ स्टार्टर, मिल्क रिप्लेसर टाइप भी कोई आपकी प्रोडक्ट है? जी बिल्कुल। जवाद इम्पैक्ट्स इंटरनेशनल एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान में एक इंपोर्ट और इंडेंट का कारोबार कर रही है। हमारे इसी सिलसिले में नौज़ायदा बच्चों की बेहतर परवरिश के सिलसिले में एक जो रिप्लेसर, काफ मिल्क रिप्लेसर होता है, उसके ऊपर हमने एक काम किया। हम जो काफ मिल्क रिप्लेसर है वो लैक्टो प्रोडक्शन एक कंपनी है फ्रांस की, वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में आता है और हमारे तमाम पाकिस्तानी किसान भाइयों तक हम उसको पहुंचाने के लिए अपना पूरा एक नेटवर्क है उसके ज़रिए पहुंचा रहे हैं। और उस रिप्लेसर की, काफ मिल्क रिप्लेसर की जो खासियत है वो मैंने आपको बताई कि एक जानवर जिसको बेच दिया जाता है उसको उस फ्रॉग से बचाने के लिए हम इसको इस रिप्लेसर पर लगा के उसकी खरीदो फरोख्त से हम महफूज रखते हैं। जी डॉक्टर साहब, ज़रा मेरे फार्मर को ज़रा ये भी बताइए अपने तजर्बे की बिना पर कि जानवर को चारा, छोटे जानवर को, जो नौज़ायदा जानवर हैं, कट्टा है, बछड़े हैं, कितनी उम्र से उसको शुरू करना चाहिए सब्ज़ चारा? क्योंकि जो पेट भर जाए जिसको कहते हैं कीड़े हैं, सुना है वो सब्ज़ चारे के गलत टाइमिंग के इस्तेमाल की वजह से होता है, यूज़ कर उस बताइए। जी जो जानवरों जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनमें जो सब्ज़ चारे का इस्तेमाल है वो तकरीबन 90 दिन होते हैं जानवर को, उसके बाद शुरू की जाती है। हमारे आम फार्मर जो हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा नहीं समझते और वो 1 महीने के बाद ही जानवर को चारे के ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, बड़ी इसका मतलब आपने कहा कि 3 माह तक आपने सब्ज़ चारा नहीं इस्तेमाल करना। अगर उनको, जो लोग, उन फार्मर्स के लिए आपका क्या पैगाम है जो मंडी से एक कौम की खिदमत समझते हुए सरमायाकारी करके छोटे जानवर ले आते हैं, वो उसमें बचत बहुत है, लेकिन उनके जानवर आके मर जाते हैं, 10 लग जाते हैं, वहां पर उनको 10 से बचाने के लिए मुझे मुराद ये है कि जो मिल्क रिप्लेसर है वो कितनी मिकदार में एक दिन में एक जानवर को कितना पिलाना चाहिए? दिन में 3 दफ़ा पिलाना चाहिए, 1 दफ़ा पिलाना चाहिए? ये जरा ये बता दीजिए। देखें, इस नौज़ायदा बच्चे की जो रोज़ाना की ज़रूरत है वो वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। ठीक है। अगर आपके पास 3 दिन तक आपने उस बच्चे को माँ का दूध पिलाना है, क्लोस्ट्रम जो जिसे हम कहते हैं, बोली जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके चौथे दिन से लेके 7वें दिन तक रोज़ाना आपने उस नौज़ायदा बच्चे को 2 लीटर आपने वो मिल्क रिप्लेसर देना है। 1 लीटर आप सुबह देंगे और 1 लीटर शाम में, तो उसकी जो टोटल मिकदार है 2 लीटर है 7 दिन तक। अब दूसरे हफ्ते से, मतलब 8वें दिन से लेके आपके 8 से 9वें हफ्ते तक, मतलब 8वें दिन से लेके दूसरे हफ्ते से लेके 8वें हफ्ते तक उसकी जो ये रिप्लेसर की रोज़ाना की ज़रूरत है वो 2 लीटर से लेके ये 3 लीटर तक चली जाती है। आपने उसको 1.5 लीटर आपने सुबह पिला दिया, 1.5 लीटर शाम में उसका इस्तेमाल कर लिया। इससे आपके जानवर को एक, जो मैंने जैसे बताया, विटामिन्स, मिनरल्स, आपको ये जानवर को एक बैलेंस फार्मूले में उसके पास जा रहे होते हैं।
اچھا یہاں پر ذرا یہ بھی بتا دیجیے کہ جانور کے چھوٹے جانوروں کی ڈیورمنگ کب کروانی چاہیے ان کو؟ چھوٹے جانوروں کی ڈیورمنگ آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈیورمنگ ایک اتنا ایسا پہلو ہے جس کو ہمارے جو چھوٹے کسان بھائی ہیں، ہمارے پاکستانی کسان بھائی ہیں، اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا ہے اس کو 1 مہینے کے اندر اندر اس کی ڈیورمنگ کروا لینی چاہیے، اور ایک ڈیورمنگ کا جو آپ نے دورانیہ ہے وہ 90 دن تک رکھنا ہے۔ 90 دن بعد آپ نے اس کو دوبارہ سے اس کی ڈیورمنگ کرنی ہے۔ اب مختلف قسم کے موجود ہیں۔ اصل اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے کسان بھائی سالہ سال 1 یا 2 دفعہ ہی ڈیورمنگ کرواتے ہیں جانوروں کی۔ تو میری تمام کسان بھائیوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی ڈیورمنگ جانور کی کر رہے ہیں تو اس کا دورانیہ 90 دن کا ہوتا ہے، اس کو 90 دن کے بعد اس کا دوسرا شاٹ دیا جاتا ہے۔ تو عام الفاظ اگر میں آپ کو کہوں تو سال میں آپ نے 4 مرتبہ اس جانور کی ڈیورمنگ کرنی ہے۔ یہاں پر ملک ریپریسر کے حوالے سے ایک سوال ہے، ایک پیکٹ کتنے وزن کا اور کتنی قیمت کا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ذرا میرے فارمرز کو بتائیے، اور دوسرا یہ کہ یہ 4 ماہ تک فارمر نے استعمال کرنا ہے، تو ایک فارمر ایک پیکٹ یا ایک دودھ کی کتنی کاسٹ آ جاتی ہے اس کو 4 ماہ تک؟ ذرا یہ بھی ذرا مختصر الفاظ میں۔ جی یہ بڑا آپ نے بڑا بنیادی سوال پوچھا ہے جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کے نظریے سے۔ یہ جو ہم کاف ملک ریپلیسر ایک عام ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں، ہم دیکھیں کسان بھائی کا اصل اس کو سیل کرنے کا مدعا یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے قیمتی دودھ کو اسے پلانے کی بجائے میں اس کو فروخت کر دوں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جب کاف ملک ریپلیسر ہمارا کاف گرو کے نام سے ہے، جب جانور کو وہ پلائیں گے تو اگر آپ کا ایک لیٹر دودھ اگر کم سے کم 60-65 روپے پہ بھی اگر کاسٹ کر رہا ہے تو ہمارا یہ فی لیٹر آپ کو تقریباً 45 سے لے کے 50 کے درمیان آپ کو کاسٹ کرے گا۔ مطلب آپ اس کو اگر صرف اکانومی کے نظریے سے دیکھیں تو آپ کا ایک دن کا تقریباً اگر 2 لیٹر دے رہے ہیں تو تقریباً 20 روپے پر اینیمل آپ کا سیو ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا آپ ویک پہ چلے جائیں، اس کی جیسی دودھ کی مقدار بڑھتی جائے گی اس سے ملٹیپلائی کر لیں، اور اس میں جب آپ دیکھیں گے اور آپ کے جانور بھی زیادہ ہوں تو اس ساری کیلکولیشن کو اگر آپ کریں گے تو آپ کو ایک بہت اچھی اماؤنٹ جو ہے وہ محفوظ آپ کی ہو رہی ہوتی ہے۔ بڑی مہربانی۔ یہاں پر ذرا یہ بھی بتا دیجیے کہ کیا جوات امپیکٹس انٹرنیشنل ہے جو چھوٹے جانور لوگ پالتے ہیں، فارمر پالتا ہے، اس کے لیے فیڈر اور ایسے دوسری چیزیں جو ایسیسریز ہیں وہ بھی فراہم کرتی ہے یا مارکیٹ سے کہیں اور سے ملتی ہیں؟ جوات امپیکٹس انٹرنیشنل جو ہے ان جانوروں کو جب کاف ملک ریپلیسر دیا جا رہا ہے تو اس کے لیے جو انسٹرومنٹس درکار ہوتے ہیں ابھی اس پہ ہم نہیں کر رہے فی الوقت، لیکن اس پہ ہم جو مستقبل قریب میں ہے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر فارمر آپ سے گائیڈ لائن لینا چاہے تو آپ ان کو بتا دیں گے کہاں سے ملتے ہیں اور کتنے میں ملتے ہیں؟ جی بالکل ہم تمام کسان بھائیوں کو وہ اچھی کوالٹی کی اور اچھی جگہ کو ہم ریفر کریں گے جہاں سے وہ ان چیزوں کو لے سکے۔ آخر میں میرے فارمر چھوٹے پاکستانی کسانوں کو یہ بتا دیجئے کہ بھئی وہ اس کام کو عبادت سمجھ کے کریں، جھوٹ نہ بولیں اور ایمانداری سے کام کریں، کوئی ایسا میسج دیں تاکہ ان کی دنیا بھی بدل جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے۔ دیکھیں سر، میں اس بارے میں آپ کو یہ اپنے تمام کسان بھائیوں سے اپیل کروں گا، درخواست کروں گا کہ جیسے ہم ایک جاندار ہیں اسی طرح جانور بھی ایک جاندار میں آتا ہے، اللہ پاک کی ایک مخلوق میں سے ہے۔ ان کی خدمت، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہے، ہماری ذمہ داریوں میں آتا ہے جس طرح سے ہم اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو چھوٹے سے لے کے اس کو بڑے تک لے کے اپنے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ سمجھ لیں عبادت بھی ہے، ایک آپ کا منافع بھی ہے، آپ کا اس پہ کاروبار، آپ کی اکانومی بھی اور بھی اس پہ منحصر کرتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ پاک نے آپ کو یہ ایک موقع دیا ہے کہ آپ ایک جانور کی خدمت جب کر رہے ہیں تو وہ جب تک وہ آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے،
اور اگر آپ اس کو مارکیٹ میں کسی جگہ سیل کر دیتے ہیں تو تب بھی وہ آپ کو فائدہ دے کے جا رہا ہے. تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جانور جو آپ نے رکھا ہوا ہے وہ آپ کے لیے کسی بھی جگہ کسی بھی فیز میں وہ نقصان کا باعث بن رہا ہے. تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اپنے تمام کٹوں کی، بچڑوں کی، اپنے تمام دودھ والے جانوروں کی، اپنے گوشت والے جانوروں کی اسی طرح حفاظت کیجیے جس طرح سے ایک جاندار کی حفاظت کی جائے. بالکل جی، آپ کا پیغام فارمر تک پہنچا دیا گیا. فارمر آپ نے سن بھی لیا ہے کہ ان کا ایک ہی بات کیا ہے کہ جیسے اپنی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان کی رہتے ہیں، جانوروں کی بھی حفاظت اس طرح کیجیے. جس طرح آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح ہی ہمارا آپ کو ایک ہی میسج ہوتا ہے، ہر ویڈیو میں ہوتا ہے اور آج بھی ہم اس کو دہرا دیں کہ جہاں پر آپ صحت کا خیال رکھیں گے اپنی اور جانوروں کا، وہاں پر اپنے ایمان کو بھی بچا کے رکھنا ہے. اور ایمان کو بچانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کاروبار کرنا ہے ایمانداری سے کریں، جو ذمہ داری لگی ہے ان کو ایمانداری سے کریں، جھوٹ نہیں بولنا، منافقت نہیں کرنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا. اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ جب ہم پاکستانی کسان اس بات سے بہت شدید متاثر ہے کہ اس کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کو غلط ورائٹیز دی جاتی ہیں، غلط دوائیاں دی جاتی ہیں، لوگ لوٹتے ہیں. خدا را ظلم نہ کریں. کسان اس ملک کی بنیادی اکائی ہے جو اس نظام کو چلانے میں، اس نظام کو قائم رکھنے میں، اس معاشرے کو ڈیولپ کرنے میں اس کا بنیادی کردار ہے. لیکن ہر شخص، ہر ادارہ، ہر فورم اس کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے. لیکن یہاں پر صرف فارمر کو یہ میسج دیں گے، ہم یہاں پر یہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ بچنا خود آپ نے، لیکن آپ اپنے ہینڈ سے، اپنے طرف سے، اپنے مقام پر، اپنے حصے میں جو ذمہ داری لگی ہے ان کے ساتھ ایماندارانہ طریقے سے کام کیجیے. اس طرح جواد امپیکٹس کا مارکیٹ میں ایک نام ہے اور ایمانداری اور کوالٹی کے حوالے سے دو نمبری نہیں ہے. تو اس طرح آپ کا بھی ایک تاثر جانا چاہیے کہ مجھے فلاں فارمر کے، میں فارم پر گیا تھا، اس نے جو چیز کہی تھی وہی تھی، جتنا وزن بتایا تھا وہی بتایا تھا، جو نسل بتائی ہے وہی تھی. تو یہ جب آپ اپنے برانڈ کو اس طرح ڈرائیو کر لیں گے تو یقین کیجیے رب کی رحمتیں آپ پر اس طرح نمودار ہوں گی کہ جس طرح بادل برستا ہے اور جل تھل ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے خود رب کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے وہ کام نہیں کیے ہوئے. یہی ہمارا پیغام ہے کہ کچھ سوچو اپنے لیے اور کچھ سوچو اپنی زندگی کے لیے. کبھی زمانہ کبھی نہیں کرتا کسی کے لیے. آپ اسی پیغام کے ساتھ اختر فاروق چودھری کو اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی. کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.